बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सेट्स, फंक्शन एंड ग्राफ। ठीक है, तो यानी इसके 3 पोर्शन है। एक सेट है, उसके बाद फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रुप्स हैं हमारे पास। ग्राफ नहीं है, ये क्या है, ग्रुप है। 3 पोर्शन है इसके, सेट, फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए आपके पास ये डेफिनेशन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपको वैसे जनरली पता है कि सेट क्या होता है, किसी भी चीज़ों की कलेक्शन जो होती है वो असल में सेट होता है ना। तो असल में इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट को हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, कलेक्शन होती है ख़ास ऑब्जेक्ट्स की। तो इसमें 2 वर्ड्स जो हैं जो हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये लिखा हुआ है, बाय ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज़ मेंट ए कलेक्शन विच इज़ सच दैट given any object we may be able to decide whether the object belong to the collection or not। मतलब ये है कि वेल डिफाइन का मतलब ये है कि हम बता सकें कि क्या ये चीज़ वाकई उस कलेक्शन में बिलोंग करती है या नहीं करती। यानी ये जो भी कलेक्शन लेनी है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, उसके बारे में बता सकें कि क्या ये इस कलेक्शन में बिलोंग करती है या नहीं बिलोंग करती। इसी तरह दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी मीन ऑब्जेक्ट नो टू ऑफ दिस आर आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। इसका मतलब ये होगा कि कोई, यानी इस कलेक्शन के अंदर जितने भी मेंबर होंगे या जितने भी कलेक्शन में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, सेम नहीं होंगे यानी कि डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसमें, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं आपके पास किसी सेट के अंदर, तो उसको हम मेंबर कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या जो भी मेंबर होते हैं उसको एलिमेंट या मेंबर ही बोलेंगे। कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जी से हम उनको डिनोट करेंगे। ठीक है, उनके नाम यानी कि हम यूज़ करेंगे ए बी सी और एक्स वाई जी। और स्मॉल लेटर जो होते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इस तरह से ये जो होंगे स्मॉल लेटर होंगे वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल लेटर जो हैं वो उसके नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी सेट के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात होगी कि सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सेट क्या होगी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। इसके जो उसके में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको आप मेंबर बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे। और उसका नाम जो है सेट का वो कैपिटल ए बी सी से आप डिनोट करेंगे, और स्मॉल ए बी सी या एक्स वाई जी जो है वो उसके मेंबर या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास किसी सेट को लिखने के कोई 3 मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब है डिस्क्राइब कर देना, वर्ड्स में आप बता सकते हैं। ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये एक सेट है कि सेट ऑफ ऑल वावल्स हमने ले लिए, तो ये क्या है, एक सेट की हमारे पास कलेक्शन आ गई है। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इसी तरह हमारे पास दूसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म क्या है कि अगर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेंबर हैं उनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके लिखें तो वो आपके पास टेबुलर फॉर्म होती है। यानी ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। यानी आपने एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। इफ़ ए इज़ ए सेट, यानी वही सेट हम क्या कह रहे हैं, ए हम उसका कोई नाम दे रहे हैं सेट को। ठीक है, जैसे ऊपर हमने सेट क्या देखा है, सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उन्हीं का सेट हम ये लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। तो उनको हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया, यानी ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके लिख लिया, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म बन गई है उसी सेट की। इसी तरह हमारे पास तीसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी ये सारी चीज़ें आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म असल में क्या है, इट इज़ सम टाइम मोर कन्वेनियंट टू यूज़। यानी कि हम कुछ नोटेशन, ये देखें, सेट बिल्डर नोटेशंस हम यूज़ करेंगे।
ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशंस को यूज़ करके हम यानी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ कहते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे, लेटर यूज़ करेंगे कि ये उसमें मेंबर है या नहीं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए ये है कि ये ए हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज़ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी अगर आप इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती, हमारे पास सेट बिल्डर मेथड है। ठीक है। यानी अगर आप इन नोटेशंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट बिल्डर मेथड होगा आपके पास। दिस इज़ रीड एज, यानी इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, ए इज़ ए सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी ये ए जो है इसमें सारे क्या होंगे, एक्स होंगे, और वो एक्स क्या होंगे, सच डैट एक्स इज़ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो ये तीन मेथड होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म। इनमें द सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब है कि उसमें बिलोंग करता है, तो ये हम नोटेशन यूज़ करते हैं मेंबरशिप के लिए, यानी ये एलिमेंट है उस सेट का। यानी कि जैसे ए जो है वो एलिमेंट है ए का, यानी ए जो है वो बिलोंग करता है किस में, ए में, यानी ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर ए बिलोंग्स टू ए। अगर बिलोंग ना कर रहा हो यानी मेंबर ना हो तो आप लिखते हैं ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी सी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी मतलब क्या है कि सी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, या सी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ए। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ सिंपल सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एन, एन किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट हो गया। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। ये जी प्राइम का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी होता है। तो जी प्राइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें सिर्फ आप नेगेटिव लेंगे। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑड। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इवन। क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू प्राइम जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस ही हैं हमारे पास, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, जैसे कि इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी ए और बी दो सेट हैं और वो आपस में इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी उनमें अगर सेम एलिमेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेट आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि डैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट, यानी कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास जिसमें 1 2 3 है, इसी तरह 2 1 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है। नोट है हमारे पास कि अगर ए और बी आपस में इक्वल हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट, यानी कि अगर ए और बी आपस में सेम इक्वल हैं, दे हैव सेम एलिमेंट्स, एंड इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट, तो वो ए और बी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये है कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो उनमें एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है। और अगर एलिमेंट सेम है दो सेट्स में तो इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है इसको हम शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, इफ़ आई डबल एफ, यानी इसका भी मतलब क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। उसके बाद है इक्वलेंट सेट, दो सेट आपस में इक्वलेंट कब होते हैं, यहाँ पे था दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं। इक्वल होने में और इक्वलेंट होने में एक फ़र्क याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये देखते हैं इक्वलेंट सेट क्या है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन पेयर्ड इन सच अ वे डैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ पेयर विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है। मतलब यह है कि इक्वलेंट में और इक्वलेंट में फ़र्क याद रखना है। इक्वल सेट में जो एलिमेंट इसमें है उसमें भी वही एलिमेंट होने चाहिए, जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, तो ये इक्वल सेट हैं। लेकिन इक्वलेंट सेट क्या होगा, बड़े गौर से सुने, इक्वलेंट सेट क्या होगा कि अगर आपके पास इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें 1 2 3 है तो उसमें 4 5 6 या ए बी सी या कुछ भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं। यानी अगर सेम एलिमेंट इसमें और इसमें होंगे तो इक्वल सेट, लेकिन अगर तादाद में
इक्वल होंगे लेकिन वैसे इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे इधर 3 एलिमेंट, इधर कोई 3 और एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वलेंट सेट हम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये मतलब है कि हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से पेयर किया जा सकता है, यानी को आपस में उनको इधर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से पेयर कर लें, यानी इस तरह से। जैसे ये उसने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये एक नाम ये है, इस तरह एक नाम ये है और इस तरह ये दूसरा नाम है। तो दूसरे सेट के अंदर भी ये 3 डिफरेंट नाम है, लेकिन इसमें भी 3 नाम थे, इसमें भी 3 नाम, और इनको आपस में हम पेयर कर सकते हैं, यानी ठीक है, इस तरह से इनको पेयर कर सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्वलेंट सेट है हमारे पास। जैसे ये ए सेट है, इसमें भी 3 नाम लिखे हुए हैं, और ये बी सेट है, उसमें भी 3 नाम लिखे हैं, लेकिन हैं तो तादाद में 3 3, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑर्डर ऑफ ए सेट, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए सेट, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए सेट, ठीक है। यानी कह रहा है कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेट के अंदर कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है। A set may have 0 element, 1 element, 2 element, 3 element और any number of element, यानी ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास 2 ही एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, 5 होंगे, 10। तो ये कितने भी नंबर हो सकते हैं, 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 1 2 3, इस तरह जितनी भी उनकी तादाद हो सकती है। इस सेट विद ज़ीरो एलिमेंट, ज़ीरो और 1 एलिमेंट डिज़र्व स्पेशल अटेंशन। देख लें क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ज़ीरो एलिमेंट है, तो ज़ाहिर है वो एक स्पेशल केस है। इसी तरह एक सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी 1 एलिमेंट है, वो भी एक स्पेशल केस है। लेकिन अगर 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, इस तरह से, तो वो तो हमारे पास यानी कॉमन सेट बन जाते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर, क्योंकि हमने कहा है कलेक्शन, ठीक है, हमने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था सेट की डेफिनेशन के लिए कि कलेक्शन, तो कलेक्शन है, कलेक्शन जो है वो तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा एलिमेंट हो फिर हम कह सकते हैं ना कि ये कलेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट ना हो या 1 एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट जो है वो कलेक्शन नहीं होती, 0 एलिमेंट जो है वो कलेक्शन नहीं होती। इसलिए वो कह रहा है कि ये 0 और 1 एलिमेंट जो है उनको स्पेशल अटेंशन देनी है, यानी कि उसके लिए हमने स्पेशल कोई नाम रखना है, ठीक है। तो उसके लिए कहता है कि अगर ठीक है, यहाँ पे इस सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। एंड ए सेट विद नो एलिमेंट या ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, या फिर उसका क्या नाम रखेंगे हम, नल सेट रखेंगे। द एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय दिस, एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एम्प्टी सेट को आप यानी ये ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये द सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 4, ठीक है। 2 और 4 के दरमियान ऑड इंटीजर कितना होता है, सिर्फ एक ऑड इंटीजर होता है जो कि 3 है, तो इस सेट को हम सिर्फ इस 3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक सिंगलटन सेट है। इसी तरह कहता है द सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन सेम नंबर्स इज़ एम्प्टी, यानी एक इंटीजर है 2, दूसरा इंटीजर भी 2 ले लें, तो उनके दरमियान कोई और इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो उसमें कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप कह सकते हैं द सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन सेम नंबर इज़ एम्प्टी सेट, यानी एक इंटीजर है 2, दूसरा इंटीजर भी 2 है, उसने कहा सेम इंटीजर या सेम नंबर, तो उनके दरमियान और कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एम्प्टी सेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कहता था द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका अगर सोल्यूशन फाइंड करना हो तो इन द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ आल्सो एम्प्टी सेट। क्यों, ये मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि अगर एक्स स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स जो है यानी कि एक्स स्केयर, ठीक है, इज़ इक्वल टू -1, और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -1, जो कि रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब हमने कहा था कि अगर इसका हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है इन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ना, इस इक्वेशन के आंसर जो है वो रियल नंबर में नहीं आते, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। कहता है कि क्लियरली ये जो सेट बनता है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक सेट आ रहा है, ये जिसके अंदर सिर्फ एक ज़ीरो एंट्री है, यानी ज़ीरो मेंबर है या ज़ीरो एलिमेंट है, इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। ये असल में सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि क्या है, ज़ीरो है। इज़ ए सिंगलटन सेट हैविंग ज़ीरो एज इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। इफ़ ए सेट इज़ इक्वलेंट टू द सेट, यानी अगर आपका सेट जो है वो इक्वलेंट हो किसके साथ, किसी एक सेट के साथ, 1 2 3 सो वन एन, एन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि फॉर सम फिक्स नेचुरल नंबर एन, यानी अब ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि एक सेट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो फाइनाइट हो। ठीक है, तो आप उसको को बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। लेकिन ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है इनफाइनाइट हो, यानी 100 तक चलती जाए, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। उसी तरह सब सेट की डेफिनेशन, सब सेट क्या होता है कि अगर आपके पास इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी इस ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के भी एलिमेंट हों। ठीक है, हम बोलेंगे ए इज़ सब सेट ऑफ बी, ए इज़ ए सब सेट ऑफ बी, यानी आप इस तरह लिखेंगे ए सब सेट है किसका, बी का। ठीक है, और बी को हम क्या बोलेंगे, बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का। ए सब सेट है बी का, और बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का। और उसको किस तरह लिखेंगे, बी सुपर सेट है ए का, या ए जो है वो सब सेट है बी का। तो हमारे पास एक नोट है कि अगर ए जो है वो सब सेट हो बी का, तो इसका मतलब ये होता है कि ए का अगर एक्स जो है वो अगर ए का एलिमेंट है, तो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने भी एलिमेंट ए के होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे बी के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ए का जो भी एलिमेंट होगा वो बी का भी एलिमेंट होगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट है बी का, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के एलिमेंट हैं, एंड बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी वैसे तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट होंगे, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। देन हम कह सकते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए और बी सेम ही हो, यानी इसमें ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो इसमें नहीं है, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं वो इसमें, और इसमें जितने एलिमेंट हैं वो इसमें मौजूद हों, यानी ए और बी आपस में क्या हों, इक्वल हों, तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक है कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है, पावर सेट क्या है, इस सेट में कंटेन्स एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर सेट्स देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल कहता है हमारे पास कोई भी सेट है अगर, तो उसके हम पावर सेट्स बना सकते हैं। पावर सेट का मतलब है उसमें पॉसिबल जितने भी सब सेट बन सकते हैं हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो हम इसके पावर सेट लिखेंगे पी ऑफ ए, जो कि क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर एक एलिमेंट इसका क्या है, ए, फिर दूसरा एलिमेंट इसका क्या है, बी, फिर इसी तरह और क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये इसके सारे पावर सेट हमने लिख लिए हैं। इसी तरह अगर तीन एलिमेंट होते, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैसे शुरू करना है, 5, फिर एक 1 हो गया, 2 सिंगलटन हो गया, 3 एक सिंगलटन हो गया, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3, यानी सबको आपस में पेयर करके हमने जितने पॉसिबल बन सकते थे वो लिख लिए। इसी तरह अगर ए बी सी डी है, तो अब लिख सकते हैं एम्प्टी सेट ए बी सी डी, फिर इसी तरह दो दो को लिखें, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, इसी तरह सी डी, यानी दो दो का कम पेयर बना के लिखेंगे। फिर दो दो जब लिख लेंगे सारे, फिर तीन तीन का पेयर बनाएं, ए बी सी ए बी डी, इसी तरह ए सी डी
BCD और इस तरह, फिर जब 3 3 का पेयर बन जाएगा फिर एंड पे आप चौथा पेयर लिखेंगे जो कि वो सेट खुद आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज डी एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसके पावर सेट बनाने हैं तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट और वो खुद एलिमेंट। और अगर आपने एम्प्टी सेट है, ई जो है ये एक एम्प्टी सेट है, इसका अगर आपने पावर सेट लिखने है तो उसमें सिर्फ एम्प्टी सेट ही आएगा। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ नॉट एम्प्टी, ये देख लें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि पावर सेट हमने लिखा है किसका, एम्प्टी सेट का, इज़ नॉट एम्प्टी। ये पावर, ये एक हमारे पास एम्प्टी सेट था, इसका जब हमने पावर सेट लिखा है तो उसमें ये आ गया, क्योंकि पावर, ये पावर सेट खुद एक सेट है जिसमें सेट्स होंगे, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी कलेक्शन आ गया, तो इसमें अब ये एलिमेंट है कौन सा, फाई, तो ये नॉन एम्प्टी होता है, यानी इसमें एलिमेंट एक मौजूद होता है। अब हमें चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास कितने उसके पावर सब सेट एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 और 4, तो आप देख सकते हैं इसके कितने सब सेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अगर 4 एलिमेंट हैं तो 16 सब सेट बने हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है हमारे पास, ये 2 की पावर m, 2 की पावर m, यानी अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसमें फार्मूला हमारे पास बनता है 2 की पावर m, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अभी कितने एलिमेंट थे, 4, तो 2 की पावर हम लिखेंगे यहाँ पे 4, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसके 16 मेंबर होंगे। इसी तरह अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट चेक करेंगे, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है, 8 के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके 8 मेंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह अगर 2 है तो इसका मतलब इधर हम क्या लिखेंगे, 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर हम लिखेंगे 2, जो कि किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसके हमारे पास 4 मेंबर आएंगे। तो इस तरह आपके पास कितने भी एलिमेंट गिवन हो सेट के अंदर, जितनी भी तादाद होगी 2 की पावर में वो लिखेंगे, उतनी आपके पास इसके सब सेट एग्जिस्ट करेंगे किसके अंदर, जो भी आप पावर सेट बना रहे हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यानी व्हेन वी आर स्टडिंग एंड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द सेट विद विच इज वी हैव डील, यानी जिस सबसे बड़ा सेट जो होगा ना, बिगर सेट, वो असल में यूनिवर्सल सेट होता है। उसी में से आप फिर सब सेट ले रहे होते हैं, A B C। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है। लेकिन उसमें से अगर मैं 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर ले लूँ सेट ए को, तो असल में वो उसका क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि सेट्स के मुतल्लिक थी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि सेट को लिखने के कितने मेथड हैं, यानी कि 3 मेथड हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उससे मुतल्लिक हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम हमारे पास कोई ना कोई एक सेट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे सेट गिवन है, उसके पावर सेट हम मालूम करेंगे। और इसी तरह सब सेट्स की डेफिनेशन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये सारी डेफिनेशन असल में इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको करवाई गई हैं। तो इन चीज़ों को आप लाजमी एक दफ़ा देखें। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें, तो आगे एक्सरसाइज करना या आगे उससे फर्दर चीज़ें पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। तो आप इन चीज़ों को देखें, अगर आपको कोई मसला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।